दोस्तों, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि सभी बच्चे इस तरह से नहीं बढ़ते। आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चों में ये क्षमताएं अविकसित हो सकती हैं। आप देखेंगे कि कुछ बच्चे इन क्षमताओं और कौशलों को सही उम्र में हासिल नहीं कर पाते और कुछ बच्चे सही उम्र पे इन क्षमताओं और कौशलों को हासिल करते हैं। इसलिए आप अक्सर उनके देखभाल करने वालों से शिकायतें सुन सकते हैं कि उनका बच्चा 4 साल की उम्र में ही जाकर बोलना शुरू कर पाया या बहुत लंबे समय तक चलना शुरू नहीं कर पाया, जबकि उसकी उम्र के सभी बच्चे सभी अन्य बच्चे ये सब कार्य करना शुरू कर चुके थे। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो उन कौशल या क्षमताओं को बिल्कुल भी हासिल ना कर पाए या ऐसे बच्चों की तरह व्यवहार करें जो अपनी उम्र से बहुत कम है। उदाहरण के लिए, एक 5 साल का बच्चा जो कि 3 साल के बच्चे जैसे उसके कौशल है और व्यवहार है। बच्चे में ये क्षमताएं और कौशल कैसे विकसित होते हैं, ये विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि बच्चे को प्रदान किए गए अवसर, देखभाल करने वालों की प्रतिक्रियात्मकता और विकलांगता की उपस्थिति या अनुपस्थिति। लेकिन याद रखें कि कभी-कभी हमारी प्रतिक्रियात्मकता एवं बच्चों को अवसर देने के बावजूद भी बच्चे ये क्षमताएं और कौशल विकसित करने में सक्षम नहीं होते, किंतु यह हमारी गलती नहीं है। तो सारांशित करने के लिए, विकासात्मक विकलांगता या विकासात्मक समस्याओं के कुछ संकेतक हैं, जैसे बाल विकास के एक या अधिक क्षेत्रों में कौशल क्षमताओं की कमी। उदाहरण के लिए, एक बच्चा 2 वर्ष का है और अभी तक चलने में सक्षम नहीं है, या बाल विकास के एक या अधिक क्षेत्रों में कौशल क्षमताओं में देरी। उदाहरण के लिए, एक बच्चा 5 वर्ष का है, केवल 1 या 2 शब्द में संवाद करने में सक्षम है। परिणाम स्वरूप बच्चे के दिन प्रतिदिन के कामकाज, दैनिक जीवन संबंधी गतिविधियों में समस्याएं। तो हम ये पता लगाने के लिए क्या कर सकते हैं कि बच्चे में विकलांगता या विकास में विलंब है या नहीं। हमारे पास आपके लिए 10 सरल प्रश्न हैं जो आपको उन बच्चों की पहचान करने में मदद करेंगे जिनमें विकलांगता या विकास में विलंब हो सकता है। आइए एक एक करके इन प्रश्नों को देखें। प्रश्न नंबर 1, क्या अन्य बच्चों की तुलना में बच्चे को बैठने या खड़े होने, चलने में कोई देरी हुई? नंबर 2, क्या अन्य बच्चों की तुलना में बच्चे को दिन में या रात में देखने में कठिनाई होती है? नंबर 3, क्या ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे को सुनने में कठिनाई हो रही है? नंबर 4, जब आप बच्चे से कुछ कार्य करने के लिए कहते हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि वह समझ नहीं रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? नंबर 5, क्या बच्चे को चलने, अपनी बाहों को हिलाने में कठिनाई होती है, या क्या उसमें कोई कमजोरी या बाहों और पैरों में अकड़न होती है? नंबर 6, क्या बच्चे को कभी कभी दौरा पड़ता है, या बच्चा कठोर हो जाता है या होश खो देता है? क्या बच्चा अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह काम करना सीखता है? क्या बच्चा बिल्कुल बोलता है? क्या वह खुद को शब्दों में समझा सकता है? क्या वह कोई पहचानने योग्य शब्द बोल सकता है? क्या बच्चे का भाषा किसी भी तरह से सामान्य से अलग है, यानी कि उसके शब्द या उसकी बोली स्पष्ट नहीं है, उसे जानने वाले के अलावा अन्य लोगों को ये समझने में कि बच्चा क्या बोल रहा है कठिनाइयां होती हैं? क्या वह कम से कम एक वस्तु का नाम बता सकता है? उदाहरण के लिए, एक जानवर, एक खिलौना, कप, चम्मच। क्या अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में बच्चा किसी तरह से किसी तरीके से मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है, सुस्त है या धीमा दिखाई देता है? तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन 10 सवालों के जवाब आप कैसे ढूंढ सकते हैं। खैर, जवाब ढूंढना आसान है। आप 2 तरीके अपना सकते हैं।
पहला, आप माता पिता और देखभाल करने वालों से बच्चे के साथ उनकी टिप्पणियां और अनुभवों के बारे में पूछ सकते हैं। दूसरा, आप बच्चे के साथ आंगनवाड़ी सेंटर में गतिविधियां कर सकते हैं, खेल खेल सकते हैं और बच्चे के साथ समय बिता सकते हैं और इस सब के आधार पर अपना अवलोकन कर सकते हैं। यदि आप देरी और अक्षमता वाले बच्चों के साथ पहचान करने में सक्षम हैं, तो ही याद रखिए आप शुरुआती उत्तेजना गतिविधियां बच्चों के साथ कर पाएंगे, उनकी सहायता कर पाएंगे, उन्हें सहयोग दे पाएंगे, आगे के कोई हस्तक्षेप के लिए उन्हें गाइड कर पाएंगे। देरी या अक्षमता की पहचान पहला कदम है। प्रारंभिक उत्तेजना गतिविधियां सारे 2 से 6 उम्र के, जैसे हमने पहले भी बताया था, कि बच्चों के विकास के लिए अत्यंत जरूरी है, क्योंकि ये उनके विकास और वृद्धि का एक महत्वपूर्ण वक्त है। इस दौरान विकास की क्षमता जो जब्त करना और उत्पन्न होने वाली किसी भी कमी या देरी को दूर करना महत्वपूर्ण है। शुरुआती हस्तक्षेप प्रदान कराने में पहला कदम किसी भी कमी या देरी की जल्दी से जल्दी पहचान करना है। ऐसे करने से हम बच्चे की विशेष जरूरतों की प्राप्ति के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया दे सकते हैं और आवश्यक विकासात्मक कौशल और क्षमताएं हासिल करने में उनकी मदद कर सकते हैं। इन चुनौतियों की शुरुआत में ही पहचान करके देखभाल करने वाले बच्चे के समग्र विकास पर कमियों और देरी के प्रभाव को कम कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि विकलांग बच्चों के लिए शुरुआती उत्तेजना या प्रारंभिक उत्तेजना गतिविधियों को लंबी अवधि तक जारी रखने की आवश्यकता हो सकती है। या गतिविधियां विभिन्न प्रकार की विकासात्मक अक्षमताओं वाले बच्चों की एक विस्तृत श्रृंखला को लाभान्वित कर सकती है, उनके विकास और समग्र कल्याण को बढ़ावा दे सकती है। याद रखें, हर बच्चा क्षमता के प्रवाह के बिना विकास करने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर पाने का हकदार है। उपयुक्त शुरुआती प्रोत्साहन गतिविधियां प्रदान करके हम एक पोषण वातावरण बना सकते हैं जो विकलांग बच्चों को फलने फूलने और सफल होने के लिए सशक्त बनाता है। जबकि आप बच्चों के साथ शुरुआती उत्तेजना या प्रारंभिक उत्तेजना गतिविधियों को करने जारी रखते हैं, ये महत्वपूर्ण है कि यदि आपको महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बहुत जरूरी देरी दिखाई दे उनकी क्षमता में, या बच्चे के साथ अपनी व्यस्तता के बावजूद कोई सुधार नहीं देखते हैं, तो आप बच्चे को आगे के मूल्यांकन और उपचार के लिए निम्नलिखित के पास भेज सकते हैं। निकट जिला अस्पताल ओपीडी या डीएमएचपी जो आपके नजदीकी जिला अस्पताल में चल रहा हो, ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत एक कार्यक्रम है जो सामान्य स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली के साथ मानसिक स्वास्थ्य को एकीकृत करके सामुदायिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर डीईआईसी जो जिला अस्पताल में होता है, भारत सरकार के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत विकलांग बच्चों को सुलभ लागत प्रभावी शुरुआती इंटरवेंशन सेवन प्रदान करने के लिए हर जिले में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की स्थापना की गई है। इसमें आमतौर पर एक बहुअनुशासनात्मक टीम जो शामिल होती है, जो एक छत के नीचे बच्चों को व्यापक उपचार प्रदान करने के लिए विभिन्न डोमेन जैसे भाषा और भाषण, बौद्धिक विकास, अलग अलग प्रकार की विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन, इन सब में मदद करती है। और आप बच्चे को तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र यानी टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर भी भेज सकते हैं। यदि बच्चे की क्षमता या अक्षमता होने की पुष्टि जो हो जाती है, जो कि बहुत तीव्र हो, तो प्रमाणीकरण सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन कराने के लिए माता पिता या देखभाल करने वालों को प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। इससे बच्चों को उपलब्ध योजनाएं
योजनाओं के तहत किसी भी सुविधा, लाभ या रियायत का लाभ मिल सकता है। अंत में विकलांग बच्चों के लिए सभी की मदद महत्वपूर्ण है। हमें बच्चों को उच्च सेवाओं के लिए भेजना चाहिए, लेकिन आंगनवाड़ी, आशा वर्कर और माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका को ना भूलें। उन्हें घर पर ऐसा कराते रहना चाहिए ताकि ये बच्चे कौशल विकसित कर सके जो वे विकसित नहीं कर पाते। विकलांगता ये है कि कोई व्यक्ति कैसे पैदा होता है, ये एक परिस्थिति है, इसका कोई इलाज नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाओं और अस्पताल क्या कर सकते हैं कि कुछ मुद्दों की पहचान कर कुछ मुद्दों का प्रबंधन कर सकते हैं और कौशल को बच्चे की सर्वोत्तम क्षमता में विकसित कर सकते हैं। इसलिए हमारी भूमिका अधिक है, उसका अधिक महत्व है, इसलिए क्योंकि बच्चा अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता का अनुसार सीख सकता है। और हालांकि ये कभी कभी मुश्किल होता है, हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए उनकी क्षमता को अधिकतम कराने के लिए। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि जिन बच्चों को विकलांगता होती है वो तब तक क्या हासिल कर सकते हैं जब तक हम पूरी कोशिश नहीं करते। वो कुछ शायद दोबारा हासिल नहीं कर सकते, लेकिन हम केवल परीक्षण, त्रुटि और प्रयोग के माध्यम से ही जानेंगे कि बच्चा कैसे विकसित होता है। और अंत में हमारी ओर से आपको धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप संवाद की वेबसाइट पे जाकर अन्य रिसोर्सेस का लाभ उठा सकते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंगनवाड़ी सेंटर में। आशा है आपने वीडियो को एंजॉय किया और आपके लिए लाभदायी रही।